गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये लेक्चर नंबर 7 है, फर्टिलाइज़र कम्युनेशन। जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि उर्वरक की खपत क्या है। देखिए, उर्वरक की खपत जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया है, उर्वरक की खपत, और आज फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको। देखिए, उर्वरकों के कम घरेलू उत्पादन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे कि आज की डेट में जितना भी फर्टिलाइजर्स जो हमारा घर पे तैयार किया जाता है, इसका उत्पादन बहुत कम है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा, यानी कि इससे क्या है कि भारत को विदेशी मुद्रा अधिक नहीं प्राप्त हो पाती है, अधिक नहीं प्राप्त हो पाती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे कि खपत को सीमित कर दिया गया है। जिससे कि क्या है कि इसकी उर्वरता की उपलब्धता को, खपत को सीमित कर दिया गया है। विभिन्न प्रांतों में डीपीआर कोरिया मुख्य फसल, जैसे देखिए विभिन्न प्रांतों की यहाँ पे बात बताया गया है कि कोरिया के डीपीआर कोरिया में सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो वहाँ पे कम्युनिकेशंस वगैरह तैयार किए जाते हैं, जितने भी मतलब मैन्योर वगैरह या फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं, तो उन पे क्या क्या है, उनकी उपलब्धता को वहाँ पे अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। डीपीआर कोरिया देखिए मुख्य फसल वहाँ की क्या है, जैसे चावल है, मक्का की 2 प्रमुख फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर उर्वरक की औसत खपत को दोनों फसलों द्वारा औसत उर्वरक की खपत उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए आनुशासिक दरों से काफ़ी कम है। देखिए, जैसा कि बताया गया है यहाँ पे कि फर्टिलाइजर यूजर्स, जैसा कि डीपीआर कोरिया के अकॉर्डिंग हमारे भारत में इसका मतलब काफ़ी इससे ज़्यादा यूजेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी हम घरेलू उर्वरक तैयार करते हैं उसका अधिक प्रयोग करें। ठीक है, खपत काफ़ी कम है। उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए डीपीआर कोरिया सरकार ने पशुओं, फसल और मानव कचरे के उपयोग के आधार पर जैविक खादों जैसे खाद के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया। देखिए, उर्वरक की कमी को, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि डीपीआर कोरिया सरकार उर्वरक फर्टिलाइजर्स की कमी को दूर करने के लिए जैविक खाद के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि इस पे काफ़ी जोर दिया है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने पशुओं को पालने पर काफ़ी जोर दिया है। जो मानव द्वारा वेस्ट रॉ मटेरियल जितना भी रहता है, कचरे को, उससे तैयार किया है। इसके आधार पर जैविक खादों के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया है। इसके अलावा अन्य विकल्प जैसे कि राख को पोटास के स्रोत के रूप में, यानी कि जो राख इन्वेस्ट होती है, जैसे किसी की फसल अवशेष हैं या कोई भी चीज़ें है, उसको जलाने के बाद जो नेक्स्ट राख निकलती है, उसको क्या है कि पोटास के यूजेस में इसको अधिक लिया जाता है। ठीक है, राख को पोटास के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, जैविक खादों के उत्पादन के लिए बायोमास और पशुधन की कम आबादी, सीमित उपलब्धता है। देखिए, क्या है कि जितना हिसाब से बायोमास, यानी कि बायोमास और पशुधन की कम आबादी कि जैसा कि ज़्यादातर हम जितनी भी देखिए जैविक खादों को तैयार करने के लिए क्या है, हमको पशुओं का अधिक इसमें आवश्यकता होती है। जब पशुओं की अधिक आवश्यकता होगी, इसमें क्या पशुओं की अधिक कमी के कारण उनको दूर करना है। ठीक, जिससे क्या है कि हम जैविक खाद के प्रति अधिक प्रेरित हो जाएंगे। जैविक खाद जितनी ज़्यादा हम तैयार करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए फसल के लिए अधिक लाभदायक होगी। और बड़ी मात्रा में जैविक खाद 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो FYM होती है या जो भी जैविक खाद होती है, इसको तैयार करने के बाद हम 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, देखिए जैविक खाद, जैसा कि मैंने फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया है, फिर यहीं पे रिपीट कर रहा हूँ कि जैविक खाद 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। लेकिन गुणवत्ता
संदिग्ध है। कच्चे माल में ज़्यादातर पुआल है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कच्चे माल की बात बताई गई है, जैसे कि कच्चे माल किसानों के द्वारा फसलों के बचे हुए अवशेष हैं, पैडी से निकला हुआ मतलब इन्वेस्ट कचरा है, घरेलू वेस्ट है। घरेलू वेस्ट में मतलब जैसी जो यूजेस होती हैं, वेजिटेबल्स छिलके वगैरह होते हैं, राख और मिट्टी होती है। हाल के वर्षों में जानवरों की आबादी में गिरावट के बाद पशु अविष्ट दुर्लभ है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स या जैविक खादों को तैयार करने के लिए पशुओं का अधिक उत्पादन होता है। तो इसमें क्या है कि हाल ही में जो पशुओं की संख्या में काफ़ी गिरावट आई, ठीक है। यह देखा गया कि सहकारी खेतों का दौरा किया गया था कि 10 से 20 टन खाद और 500 से 1000 केजी प्रति हेक्टेयर बुआई के समय गर्मियों की फसल पर लागू की गई, ठीक है। देखिए पशुओं की संख्या को देखते हुए मतलब 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर खाद और 500 से 1000 केजी प्रति हेक्टेयर जो राख होती है उसको गर्मियों फसल पर लागू की गई। डीपीआर कोरिया में खाद बनाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि। देखिए डीपीआर कोरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि खाद बनाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। खादों को बनाने के लिए जैसा मैंने बताया भी है, खादों को बनाने के लिए छाया के साथ साथ सीमेंट है। देखिए खाद जो भी हम कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए हम जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे कंपोस्ट तैयार किया जाता है वहाँ पे सूर्य की खुली रोशनी ना पहुँचे, ठीक है। और वो छाया में, उस स्थान को छाया में बनाया जाना चाहिए। छाया के साथ साथ अगर हम देखिए जिसके पास मान लीजिए छाया में बनाया तो जा रहा है और उसमें क्या है हमको बनाने के लिए हमको क्या है कि अच्छी तरीके से उनको तैयार करना है। और ज़्यादा से मतलब हम उसके पास नहीं है तो सीमेंट का भी यूजेस होता है, टाइल वाला भी लगा करके हम कंपोस्ट गड्ढा मतलब तैयार करते हैं। और जितने जैसे कि टाइल्स वाली जितने कंपोस्ट गड्ढे का निर्माण जो होता है वो बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। देखिए मैंने इसको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, आप लोग इसको पढ़िए। और देखिए ग्रीन मैन्योर, देखिए यहाँ पे ग्रीन मैन्योर का पर्पस वो नहीं बताया गया। जैसे ग्रीन मैन्योर तैयार करना होता है कि ग्रीन मैन्योर हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। तो हरी खाद तैयार करने को आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता दिया था कि जो हरी खाद मतलब फसल बुआई से पहले जो फसल को कम दिन में बुआई करके और उनको उसी मिट्टी में मिला देना ही हरी खाद का पर्पस। यहाँ पे बताया गया हरी खाद एक फलियों का रोपण, हरी खाद एक खाद्यान्न फलियों का रोपण, पूरी परिपक्वता से फसलें पहले फली कटाई करना और बायोमास को मिट्टी में बदलना। जब अभी भी हरा है तो पूरी तरह से हरी खाद वाली फसल की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रस्ताव। देखिए जो मान लीजिए जैसे कि कोई भी हम हरी खाद को बुआई किए हैं और उसमें परिपक्वता पूर्ण रूप से उसमें फलियां आ गई हैं और अगर हम उसमें मान लीजिए उसको मिट्टी में मिला रहे हैं और पूर्ण रूप से अगर सड़ नहीं रहा है तो इसमें क्या है बायोमास को मिट्टी में बदलना। बायोमास के अकॉर्डिंग हम उसको मिट्टी में बदल देना चाहिए या मिट्टी में मिला देना चाहिए, तब भी हरा हो तो हरी खाद वाली फसल की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रस्ताव। तब हम उसमें क्या है कि किसी भी मतलब तरह जैसे गोबर की खाद है उसको मिला करके उसको अच्छी तरीके से सड़ा देना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से सड़ा देना चाहिए। मटर में जैसे क्या है कि हम हरी खाद में जैसे मटर, फली, तने और चावल के बाद मटर की फसल के लिए और हरी खाद के लिए मटर एक अच्छी क्षमता प्रदान करता है। देखिए अगर हम फसल की बात करते हैं कि हरी खाद के लिए अगर किस फसल की, तो जैसा मैंने बताया कोई भी पल्सेस क्रॉप लेने के बाद कोई भी हम सीरियल या कॉमर्शियल या ऑयल सीड क्रॉप लेते हैं वो अच्छी तरीके से होती है क्योंकि ये वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें नूडल्स पाए जाते हैं। क्षेत्र परीक्षणों में मटर 1.2
क्षेत्र परीक्षण के मटर 1.5 हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त की गई है। देखिए जैसा कि अगर हम इसको यहाँ पे बताया गया कि हरी खाद का अगर हम यूजेस करते हैं तो मटर क्षेत्र परीक्षण के अकॉर्डिंग मतलब 1.5 हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त की गई है, ठीक है। और फसलों की जांच जो अनाज के दोहरे स्रोत के साथ साथ हरी खाद के रूप में भी हो सकती है। देखिए हरी खाद भी हम मटर को भी हम मतलब उनके पॉट्स को फलियों को निकालने के बाद भी हम उसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया ना, पल्स को अगर हम मटर की अगर हम वेजिटेबल के अकॉर्डिंग उसको उगा रहे हैं, सब्जी के अकॉर्डिंग उसको उगाना चाहते हैं, तो उसकी फलियों को हम निकाल करके और उसमें हम मतलब उसके प्लांट का ग्रीन मैन्योर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरी प्रांत में हरी खाद की फसलें जैसे वसंत की जई। देखिए हरी जो हमारा उत्तरी प्रांत है, एशिया महाद्वीप में उत्तरी प्रांत है, उसमें यहाँ पे बताया गया कि जो बसंत यानी बसंत ऋतु में जो जई आप लोग जानते हो ओट्स, इसका भी प्रयोग किया जाता है। चीनी किस्म, ठीक है, अमन वन चीनी किस्म, लाल तितपतिया घास मटर के साथ साथ फसल के अनुक्रम को कोशिक की गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि है तितपतिया घास है पसंद की गई है, मटर की कई किस्में हैं, ठीक है, जई है आदि का प्रयोग आज भी वहाँ पे किया गया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। देखिए तो बायो फर्टिलाइजर को मैंने इससे पहले भी अगले वीडियो में भी डिफाइन किया था, उसको आप लोग पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया है ईएफ क्या होता है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, ज्यादातर कहीं पर ईएफ होता है। ईएफ का मतलब होता है इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स और इसका हिंदी होता है प्रभावी सूक्ष्म जीव, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो बायो फर्टिलाइजर्स तैयार होता है और इनका काफी योगदान होता है। उत्पादन जापान से आयातित जैव उर्वरक है और इसका मतलब पर्पस जो बताया गया है जापान से कि इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम बता सकते हैं कि जापान से। आमतौर पर ईएम को अन्य फसलों की तुलना में सब्जी फसल के लिए अधिक अनुवांशिक किया जाता है। देखिए अगर बात करते हैं कि सीरियल और पल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं इसके लिए इसको अधिक अनुवांशिक किया जा सकता है। कि बायो फर्टिलाइजर में हम देखिए कि जितनी वेजिटेबल क्रॉप्स में हम अगर हम बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का उपयोग करेंगे उतना ही फार्मर्स को अधिक लाभदायक होगा और फार्मर्स को क्या है वेजिटेबल अच्छा प्राप्त होगा, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग वो अच्छा सप्लाई करेगा। हालांकि निगरानी यात्राओं के दौरान यह देखा गया कि कई मामलों में वसंत फसलों को बुआई के समय 20 केजी ईवीएम प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ की बताया गया है कि हालांकि बताया गया है कि निगरानी यात्राओं के दौरान यह देखा गया है कि कई मामलों में वसंत फसलों को, देखिए वसंत ऋतु में जो फसलों की बुआई की जाती है उसमें यह देखा गया है कि 20 केजी मतलब इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्राप्त हुआ था और फसल के विकास के निम्नलिखित चरणों में 1000 केजी ईवीएम प्राप्त होगा। देखिए कि अगर हम अधिक से अधिक मतलब उसमें अगर मतलब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स या मतलब बायो फर्टिलाइजर्स को अच्छी तरीके से तैयार करेगा तो 1000 केजी ईवीएम तक प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।